हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का जो डेली टेस्ट होता है उसका टेस्ट नंबर सेकेंड। और आपको पता है दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस साल ज्ञान बिंदु जो है वह दरोगा में 350 प्लस रिजल्ट लाने की दावा की है, और सच भी है, कहीं ना कहीं सच भी है। 300 प्लस तो रिजल्ट है ही दरोगा का ज्ञान बिंदु की तरफ से, और हर साल भी रहता है क्योंकि ज्ञान बिंदु का जो कंटेंट रहता है वो बहुत बेस्ट रहता है। मैंने भी इसका बहुत सारे कंटेंट बुक्स वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने खुद पढ़े हैं। ऐसा कुछ अलग नहीं है कि हम खुद भी जो रोशन सर है फिर बिटू सर है उनसे हमने क्लास किए हैं। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो है वो टेस्ट सेकेंड है। जो फर्स्ट टेस्ट तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि उसका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा होगा। और जो भी है ये है बैच, हाँ, जो अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ये बैच है और ये 1 जुलाई से शुरू हो गया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो परचेज कर लीजिए, मात्र 51 रुपये इसका प्राइस है। वहाँ पे शायद अब बढ़ गया होगा, स्टार्टिंग में 51 था। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे तो सेम क्वेश्चन रहता है, हम तो डिटेल डिटेल में थोड़ा बता ही देंगे। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। डेली 100 क्वेश्चन का रहता है। डेली 100 क्वेश्चन अगर करते हैं तो मंथ में 3000 क्वेश्चन हो जाएगा, 3000 प्लस क्वेश्चन होगा, क्योंकि थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1। ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संगमो संगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? समनो तम संगमो झील देखते ही आपको जो आया होगा दिमाग में लद्दाख आया होगा, लेकिन लद्दाख तो ऑप्शन में है नहीं, तो कहाँ है? यह है सिक्किम में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सिक्किम में स्थित है। अब हम लोग सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है, ठीक है। थोड़ा अच्छा से देखते हैं, एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेते हैं और थोड़ा सा अच्छा से देख लेते हैं। एक सेकंड। चलिए, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? वह है प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद है। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद है राज्यपाल, ठीक है। और सिक्किम में क्या है? सिक्किम में विधानसभा के कितने सीटें हैं? 32 सीटें है। लोकसभा का 1 सीट है। राज्यसभा का 1 सीट है, ठीक है। 32 जो था वह भारत का 22वां राज्य बना था। कैसे बना था भारत का 22वां राज्य, ये बता देते हैं। 35वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1974 में हुआ था, और यह सह राज्य बना था। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और यह 1975 में पूर्ण राज्य बन गया था। भारत का 36वां संविधान संशोधन 1975 में और 22वां राज्य बन गया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क यहीं स्थित है, जो यूनेस्को में भी शामिल है। कहाँ शामिल है? यूनेस्को में भी शामिल है। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है। 3 देशों से, वह 3 देश कौन कौन से है? चीन है, ठीक है। चीन है, यहाँ कोमा करते हैं। चीन है, और चीन है, और फिर जो है चीन है, और यहाँ पे चीन है, फिर और भूटान है, सॉरी माफ कीजिएगा, भूटान है, और फिर नेपाल है। चीन, भूटान और नेपाल है। कौन कौन से 3 देश है? चीन, भूटान और नेपाल है। चीन, भूटान और नेपाल है। चीन, भूटान और नेपाल है। फिर उसके बाद जो और कौन सा स्टेट है? तो बस ये हो गया। इसके साथ सिक्किम से साझा करता है बॉर्डर। अगर पर्वत की बात करें भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जो कहाँ स्थित है? अभी सिक्किम में ही स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में ही स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे सिक्किम के बारे में और कुछ हम देख लेते हैं। जो दर्रा, इसके लिए दर्रा इंपॉर्टेंट है। जो नाथुला और जयलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में ही स्थित है। नाथुला और जयलेपला दर्रा, नाथुला और जयलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में ही स्थित है। और सिक्किम जो है वह यहाँ का एक फेमस त्योहार है, एक जो नृत्य है, नृत्य एक जो बहुत सारे एग्जाम में आता है। एक है सुब्बा और लिम्बा। सुब्बा और लिम्बा जो है बहुत सारे एग्जाम में आता है। सुब्बा और लिम्बा, ये जो नृत्य है ये आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। यहाँ पे जो है लोसर महोत्सव मनाया जाता है। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। और फिर एक भीमसेन पूजा, हाँ, भीमसेन पूजा भी बहुत सारे एग्जाम में आता है। भीमसेन पूजा भी कहाँ मनाया जाता है? भीमसेन पूजा भी सिक्किम में ही मनाया जाता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्किम से जो हमने देखा, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये सब इस टाइप से, ठीक है। तो हम लोग सिक्किम को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है 82.5 डिग्री जो है वह देशांतर को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसको ना हम डिटेल में देखते हैं। जैसे ये जो है ग्रीनविच 0 डिग्री पे है। ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच लंदन में है। ग्रीनविच लंदन में एक जगह है जो 0 डिग्री वहाँ होता है। और यहाँ से अगर पश्चिम के तरफ जो पश्चिमी देश है, सॉरी,
यहाँ पे कौन सा है, यहाँ से पड़ेगा पश्चिम, पूर्वी देश, हाँ पूर्वी पड़ेगा ना, ग्रीनविच से पूर्वी। हम लोग यूरोप से कहाँ पढ़ते हैं, यूरोप से पूर्वी में पढ़ते हैं, तब तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना था। तो पूर्वी के पूरब की तरफ जाने पे क्या होता है, समय बढ़ता है, क्या होता है प्लस में होता है, पश्चिम की तरफ जाने पे माइनस होता है। यानी जो भारत है, भारत का जो समय रेखा है, भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री है, कितना है 82.5 डिग्री है। और ये भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री है, और साथ में जो है वह 5.5 घंटा, कितना 5.5 घंटा जो है वह 5.5 घंटा जो है इसका अधिक समय जो है वह रेखा है, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा अधिक है हम लोग का। और ये जो 82.5 डिग्री है मानक समय रेखा भारत का, इसको कब डिसाइड किया गया था, 1 सितंबर 1974 को, माफ कीजिएगा 1 सितंबर 1947 को डिसाइड किया गया था। साथ में ये भारत कहाँ, इलाहाबाद के नैनी से, भारत में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। और साथ में भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्यों से होकर जो है वह मानक समय रेखा जो है गुजरती है भारत की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट, पेन का, हाँ यहाँ चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। उड़िया पठार का बात करें, उड़िया पठार देख के आपके दिमाग में आएगा कि उड़ीसा में होगा, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, राजस्थान में। उड़िया पठार राजस्थान में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं राजस्थान को, बहुत मजा आने वाला है। चलिए हम लोग क्या देखते हैं राजस्थान के बारे में। ये पूरा 100 क्वेश्चन का इतना डिटेल हम लोग नहीं करेंगे, अगर 100 क्वेश्चन का करेंगे तो पता है 5-6 घंटा का क्लास हो जाएगा। तो हम लोग बस कुछ कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन को करेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। चलिए राजस्थान के बारे में हम लोग देखना अब स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में कौन सा पठार है, राजस्थान में है आपको उड़िया पठार, ये हम लोग देख लिए। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। और जयपुर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है 2019 में जयपुर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, WCHC हमने लिख दिया शॉर्ट में, आप समझ लीजिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इसको घोषित किया गया था। इस सेकंड था, इंडिया का सेकंड था। अब आप पूछेंगे फर्स्ट कौन है भाई, तो फर्स्ट है अहमदाबाद, गुजरात में है। कहाँ पे है, अहमदाबाद फर्स्ट है। सेकंड कौन सा है, सेकंड जयपुर है। इसको किसके, तो इस जयपुर सिटी का स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। राजा जयसिंह के द्वारा इसका स्थापना कराया गया था। राजा जयसिंह जो है यह काफी जो है एक ब्रिलियंट, आप बोल सकते हैं काफी महान शासक थे, बहुत हाई लेवल के सोच वाला राजा थे। आप पढ़िएगा, जब आपको राजपूत वंश पढ़ना पड़ेगा, ये जस्ट आपको पता है कब पढ़ना पड़ेगा, जब मुगलों का पतन होता है और यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, तो उसी बीच में इनका शासन था, उस टाइम आपको ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है जयपुर के स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था, काफी सुव्यवस्थित है। इसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिंक सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हवा महल यहीं पे स्थित है, जयपुर में। हवा महल जयपुर में ही स्थित है। यहाँ पे हमारे एयरफोर्स का एक वो भी है, बेस भी है जयपुर में। ठीक है, तो राजस्थान से इतना हम लोग देख लिए। हाँ, राजस्थान का भी CM हाल ही में बने, हाल ही में नहीं, टाइम हो गया, तो भजन भजन लाल शर्मा जी बने हैं वहाँ के राज्यपाल के CM। और वहाँ के अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें, किसका बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो वह बने कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र जो है वहां के राज्यपाल बने हैं। यहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा का यहाँ पे जो है कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। ये भी आप याद रखिएगा, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और यहाँ से एक राजस्थान से एक बहुत फेमस नेता जो है हमारे देश में निकल के आते हैं, उनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है, ओम बिरला। ओम बिरला जो है वह कहाँ से राजस्थान के जो कोटा, कोटा तो भाई कौन कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। कोटा से जो है वो सांसद है। और कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी के किनारे स्थित है, तो थोड़ा सा भी याद रखिएगा। और वर्तमान में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष है हमारे जो है ओम बिरला जी, क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष है। इतना सारा फैक्ट हो गया। और हम लोग क्या देख सकते हैं, राजस्थान की बात करें और अरावली पर्वत की बात नहीं करें तो फिर क्या ही बात करेंगे। अरावली पर्वत जो है दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। और राजस्थान को दो, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में यह बांटती है अरावली पर्वत। ठीक है, गुरु शिखर जो है इसका सबसे ऊंचा चोटी है अरावली पर्वत का। ठीक है, अरावली राजस्थान में जो मरुस्थल है उसको हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और यही मरुस्थल का जो भाग पाकिस्तान में है, यही मरुस्थल का याद रखिएगा, जो मरुस्थल का, क्योंकि मरुस्थल तो ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल देश में फैला होता है, वो तो एक एरिया में फैला होता है ना। तो जो थार मरुस्थल भारत में है, वही मरुस्थल पाकिस्तान में है बॉर्डर उस पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं चोलिस्तान। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान वाला बोलता है, क्या बोलता है इसको,
चोलिस्तान बोला जाता है, ठीक है, चोलिस्तान उसको बोला जाता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जनजाति की, तो कौन कौन से जनजाति यहाँ पे निवास करती है, यहाँ पे हमने लिख देते हैं। सहरिया जनजाति निवास करती है, कालबेलिया जनजाति निवास करती है। आपको एक बता दे, कालबेलिया जनजाति और कालबेलिया नृत्य, अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपको ना ये दिमाग में एक कालबेलिया साहब बैठा लीजिए। मतलब भाई एसएससी का ना फेवरेट क्वेश्चन है कालबेलिया। हर सेट में, हर एग्जाम में, चाहे सीएचएस दीजिए, सीपीओ दीजिए, सीजीएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, हर सेट में लगभग ये क्वेश्चन आएगा ही। बिल्कुल, मैं मतलब आप बोलिएगा कैसे ऐसे बोल रहे हो भाई, आपको कैसे पता? तो देखिए क्या है ना कि हम कंटेंट राइटिंग का जॉब है मेरा, ठीक, तो हम लोग को ना क्वेश्चन सेट करना होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना डेली का काम रहता है, तो हमको पता है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक, तो आप याद रखिएगा, ठीक। और ये सहरिया और कालबेलिया यहाँ की प्रमुख जनजाति है। गारसिया कहाँ है? गरासिया भी यहाँ की प्रमुख जनजाति है, ठीक है, गरासिया भी यहाँ की प्रमुख जनजाति है। और भील भी यहाँ की जनजाति है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये राजस्थान हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। ये राजस्थान के बारे में हमने देखा था, ये हम लोग देखा था जो है मानक समय रेखा के बारे में, हमने यहाँ पे देखा था सिक्किम के बारे में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कितने नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और वो कौन कौन सी? एक क्वेश्चन छूट गया क्या? थोड़ा सा देख लेते हैं, एक शायद एक क्वेश्चन लग रहा है छूट गया है, क्योंकि हमने लोग 3, हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है छूट गया है, ठीक। तो थोड़ा सा चलिए सॉरी, कोई बात नहीं, हम लोग ना आगे बढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन होगा उसको हम ग्रुप में कर देंगे शेयर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ ले लेते हैं एक एक्स्ट्रा पेज, क्योंकि यहाँ और क्वेश्चन भी है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। जलोढ़ है, मरुस्थल भी है, मरुस्थल मिट्टी है, जलोढ़ है, मरुस्थल मिट्टी है, नमकीन मिट्टी भी पाई जाती है भारत में, ठीक है। लाल और पीला, लाल और पीला, ठीक है, लाल मिट्टी को ही पीला मिट्टी बोला जाता है, तो लाल और पीला मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है भारत में, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है भारत में। जलोढ़, जलोढ़, मरुस्थल, नमकीन, और ये जो है जलोढ़, मरुस्थल, नमकीन, लाल, पीला और लेटेराइट, 1 2 3 और 2, 5 मिट्टी हो गया, ठीक है, 5 मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी भी हो गया। और कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एक मिट्टी होती है पिट मिट्टी, एक पिट मिट्टी पाई जाती है, और साथ में एक जो होता है जंगली मिट्टी भी पाई जाती है, और काली मिट्टी भी पाई जाती है। कौन सी? जंगली मिट्टी भी एक होती है, और एक होती है काली मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब आप लोग बहुत आदमी सोचेंगे कि खादर और बांगर कहाँ गया? तो जो खादर और बांगर है वो जलोद का ही 2 पार्ट है, खादर, ठीक है, और बांगर, ये किसका है? जलोढ़ का ही 2 पार्ट है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इसको, चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए, यानी कौन सा वन कितना प्रतिशत है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन है, ये हमारे उत्तर भारत में पाया जाता है। उत्तर भारत बोले तो पश्चिम बंगाल, यूपी, जो है वह मध्य प्रदेश, बिहार के साथ साथ यहाँ पे राजस्थान वाले क्षेत्र में, जो हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में जो है ना उष्ण कटिबंधीय पर्ण नमी पर्णपाती वन पाया जाता है। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। तो सी का सबसे पहले एक मारिएगा, 37.0 पर, अप्रोक्स 37% पे ये वन पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए सी का एक किसमें है? सी का एक केवल और केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये कहाँ 12.1% पाया जाता है, एक केरल वाला पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। फिर उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है वो कितना है? तो 9.5% है, और शुष्क पर्णपाती वन 28.8% है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला कहा भी कहा जाता है? जो भूरा, आपको पता है कोयला का 4 प्रकार होता है, तो जो भूरा ब्राउन कोयला है वो लिग्नाइट को बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लिग्नाइट को बोला जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? भारत की सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? वह है इंडो आर्यन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडो आर्यन। सूची 1 और सूची 2 को से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे देश दिया हुआ है और उसका राजधानी दिया हुआ है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है।
ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। बहुत रिपोर्ट ये बताता है कि उनको जहर दे दिया गया था पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी के द्वारा, लेकिन यहाँ पे आज तक उसका ना कोई जांच हो पाया भारत सरकार के द्वारा और ना ही उसका कोई रिपोर्ट आ पाया। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान जो है वो कहाँ है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। तो यहाँ पे ए का एक, बी का दो, सी का दी और डी का चार, ऐसे सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? यहाँ पे माउंट एटना तो एक प्रकार की ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी भी एक प्रकार की ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है, माउंट विसुवियस भी एक प्रकार की ज्वालामुखी है, लेकिन माउंट ब्लैक जो है यह केवल पर्वत है, ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कौन सा नृत्य की बात कर रहे हैं? यहाँ पे ठुमरी नृत्य की बात कर रहा है और ये बोल रहा है कौन सा नृत्य शैली से संबंधित है? जो जो ठुमरी है वह कथक से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे भारत में जो शास्त्रीय संगीत है वो 9 है। आप तो बोलेंगे 9, हाँ 9 है। पहले 8 हुआ करता था, बहुत अभी भी बहुत जो है, अभी देखिए हम भी 8 ही लिख रहे हैं। बहुत कम लोग को पता रहता है कि 9 हो चुका है। तो 9 कौन कौन सा है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कथक की बात करें तो कथक जो है उत्तर भारत, ठीक है, पश्चिम भारत। अगर आपसे क्वेश्चन में उत्तर भारत नहीं आके अगर पश्चिम भारत है तो क्या आंसर सही होगा? बिल्कुल सही होगा, पश्चिम भारत में होगा। और मध्य भारत में भी इसका माना जाता है। ये 3 स्टेट, सबको बस उत्तर प्रदेश नहीं तो उत्तर भारत पता है, लेकिन पश्चिम भारत, मध्य भारत भी आप याद रखिएगा। कथक का ये हो गया। उसके बाद आता है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ से संबंधित है? नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर से संबंधित होगा। फिर आता है ओडिसी, ये भी नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से संबंधित होगा, ओडिशा से संबंधित होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें ओडिसी, ओडिशा से संबंधित है, ठीक है। कथक हो गया है उत्तर भारत से। हाँ, कथक से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिएगा कि 9 शास्त्रीय नृत्य में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो है वह काला देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम दोनों का काला देखने को इसमें मिलता है। उड़ीसी, उसके बाद है कौन सा? उसके बाद अगर हम लोग बात करें उड़ीसी, कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली कथकली प्लस मोहिनी अट्टम, कथकली कली और मोहिनी अट्टम, ये कहाँ से संबंधित है? एक केरल से संबंधित है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। सत्रिया कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। सत्रिया असम से संबंधित है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। भारतनाट्यम कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। छऊ कहाँ से? ये जो है नवीनतम है, 9वां नंबर का शास्त्रीय नृत्य छऊ है और ये झारखंड से संबंधित है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से संबंधित है और उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। एक और छूट रहा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, आ गए हम लोग क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? कौन सा जो है राज्य लोक कला युग में सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो मधुबनी जो चित्रकारी है बिहार से बिल्कुल संबंधित है। तंजौर कला राजस्थान से संबंधित है। पटचित्र उड़ीसा से संबंधित है। और कालमेजुथु ये तमिलनाडु से नहीं संबंध होकर कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? केरल से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है। तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था इसको पारित किया गया था 1986 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, वीडियो चल रहा है नहीं, थोड़ा सा हमको देखने दीजिए, कंफर्म होने दीजिए। चलिए यहाँ पे ना चालू, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बोर्ड, हाँ, बोला रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक है द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रियो डी जेनेरियो किस देश की राजधानी है? आपको कमेंट करके बताना है किस देश में स्थित है। देखते हैं कौन कौन बताता है। जिसका आंसर सही होगा उसको कमेंट को हम करेंगे पिन, ताकि रहेगा सबसे ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? रिचर्ड सेंट बॉर्ब बेकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में वनों के लेकर काफी योगदान दिए थे, वनीकरण को बढ़ाने में पूरे विश्व में इनका काफी योगदान रहा, इसलिए वृक्ष मानव इनको बोला जाता है। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राजस्थान के बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विषय वस्तु विश्लेषण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा, यह कहा कि यदि संरचनाएं अनमन्य है होती है तो संघर्ष अप्रकार्यात्मक होती है। यह कहा था L.A. कोजर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी पहली बार? इससे रिलेटेड हम ना थोड़ा सा देखेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में करंट में बहुत चर्चा में रहा था और इससे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले जो भारत में तीन प्रकार के तीन आपातकाल लगे हुए हैं और तीन प्रकार से आपातकाल लगते भी हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लगा था 1962 में, ये लगा था जब हम भारत चाइना का युद्ध हो रहा था तब। सेकंड लगा था 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब। और थर्ड लगा था 1975 में। तो 1975 में यह लगा था 25 जून को। और ये जो है वह आंतरिक अशांति के कारण लगा दिया गया था, आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति के कारण इसको लगाया गया था 1975 में। ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण इसको 1975 में लगाया गया था। और इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। साथ में जो 1975 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो इन्होंने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगा के सभी नेताओं को जेल में डलवा दिया था। इसी को लेकर जो अभी वर्तमान के गवर्नमेंट जो बीजेपी बनी है, अपना जो 18वीं लोकसभा जो रन कर रही है, यानी जो थर्ड बार बीजेपी का सरकार बना है, इसने डिसाइड किया है कि उस टाइम संविधान का जो है अवमानना किया गया था, हत्या किया गया था। इसलिए जो 25 जून को आपातकाल लगाया गया था, तो 25 जून को जो मनाया जाएगा किस रूप में? 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये आपको करंट का न्यूज है, हाल फिलहाल में 2-3 दिन का करंट का न्यूज है, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसको घोषित किया गया। स्पेशल जो है वह भारत सरकार का एक डॉक्यूमेंट आया जिसको हम लोग जो है राजपत्र के नाम से जानते, तो उसमें ये चीज आया हुआ है कि 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब संविधान से संबंधित जो है अनुच्छेद है 3। ठीक है, चार चार के गैप में 352 अनुच्छेद, फिर 356 और 360, देख रहे हैं, चार चार के गैप में। तो ये 3 अनुच्छेद संबंधित है जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, मतलब आपातकाल लगाने से संबंधित ये तीनों अनुच्छेद है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब डेट यहाँ पे कंफ्यूज कर दे रहा है, सब में 1962 है, तो जो 26 अक्टूबर 1962 को लगा था आपातकाल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह संविधान का अनुच्छेद 282 में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? जो है वह मंत्रियों की न्यूनतम जो संख्या होगी वह क्या होगी? संख्या अगर पूछे तो 12 होगी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछे तो 15% न्यूनतम संख्या होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली में कितना होना चाहिए? दिल्ली में 10%। हम जो कल के सेट में डिस्कस किए थे, दिल्ली को स्पेशल रखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पे आधारित है? जो भारत के पार्लियामेंट का आधारित है, जैसे लोकसभा है, फिर राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति होते हैं और संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। ये सब जो प्रक्रिया है, इस तरीके से हम लोग का ये पार्लियामेंट्री जो है वो पार्लियामेंट का मॉडल है, यानी संसद का मॉडल है। और ये किस देश के संविधान, किस देश से आधारित है? तो यह बिल्कुल ब्रिटेन के पार्लियामेंट से आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से आधारित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो 15,000 जमानत राशि जमा करनी होती है। ऑप्शन बी डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप मुखिया से लेके यानी ग्राम प्रधान, यानी प्रधान से लेके एक मतलब बोला जाता है प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक, अगर कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो उसको जमानत राशि जमा करना होता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। 24 नंबर है, सबका अलग अलग होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? संविधान की अनोखी विशेषता जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसके लिए भी हम लेंगे एक एक्स्ट्रा पेज, क्योंकि इससे आएगा क्वेश्चन निशाल भी। डीपीएसपी ये भी चर्चा में था। डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 आता है। ठीक है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया था? स्पेन के संविधान से लिया था। ठीक है, केटी शाह जो है इसको पोस्ट डेटेड चेक बोले थे। ठीक है,
नहीं, केटी शाह इसको बोले थे कि एक ऐसा बैंक है जो भुगतान अपनी मर्जी से करेगा, ठीक है, केटी शाह इसको बोले थे। एक ऐसा बैंक जो है वो भुगतान अपनी मर्जी से करेगा। इसके बारे में इसमें 36 से 51 तक का कुछ फेमस अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, ये भी इस साल क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। अनुच्छेद 44 जो है वह समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी चर्चा में रहता है इस साल, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51 जरूर याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। तो अभी देख रहे हैं जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो उसमें भारत का बहुत चर्चा था। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है हमारे संविधान में है, यानी हम लोग अगर किसी देश में लड़ाई हो रहा है दुनिया में किसी देश के, तो वहां से जाके शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं, अनुच्छेद 51 के तहत जो हमारे संविधान में है, ठीक है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखिएगा। डीपीएसपी जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इधर एक और क्वेश्चन, हाँ अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन है? 5 से 11 नागरिकता से संबंधित, ऑप्शन सी राइट आंसर देगा। और नागरिकता हमारे संविधान के किसमें भाग 2 के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? भाग 2 के अंतर्गत। अच्छा, एक कमेंट करके आप लोग बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो अभी हम लोग को नागरिकता प्राप्त है, क्या वो संविधान के भाग 2 के तहत नागरिकता प्राप्त है, या कुछ अधिनियम, कोई अलग अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बताइएगा जरूर, ऐसे आप लोग हम बता देते हैं। नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आदमी कंफ्यूज होता है। सबको पता रहता है कि 5 से 11 जो अनुच्छेद है उसके तहत हम लोग को मिला था जो है नागरिकता, लेकिन उसके तहत नहीं मिला है, तो किस अधिनियम के तहत मिला है आपको बताना है कमेंट करके। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम माफी चाहते हैं, जो कल के क्लास जो हुआ था, जो क्लास 1 हुआ था सेट 1, उसमें हम 22 जुलाई बोल दिए थे, ठीक है, जबकि 22 जनवरी 1947 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय संविधान का मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? जो यानी मसौदा यानी प्रारूप समिति का सदस्य कौन थे? उसमें 7 सदस्य थे, बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति था। तो इसका अध्यक्ष कौन नहीं थे ये आपको बताना है। तो इसका अध्यक्ष जो है वह ए वी ठाकुर नहीं थे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। बाकी मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर के एम मुंशी भी थे, इसके सदस्य थे, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लें, थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। हड़प्पा सभ्यता की मुहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो यह बैल है, कुबड़ वाला बैल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा जो है वह हड़प्पा सभ्यता के मुहरे पर ये देखा जाता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो यह नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगा था। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? धार्मिक संश्लेषण यानी धार्मिक से संबंधित कौन सा वह शिलालेख बताता है? वह है 12वां शिलालेख, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से कृष्ण देव राय को जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण देव राय बहुत शक्तिशाली शासक थे, बहुत शक्तिशाली शासक थे, और ये जो है वो बाबर के समय थे, बाबर के समकालीन है कृष्ण देव राय। बाबर जो है अपना बाबरनामा है उनको भी बताता है कि जो उस समय जो भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे वह थे कृष्ण देव राय, ठीक है, और ये बहुत प्रतापी शासक थे। तो बाबर भी इसका चर्चा करता है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? मांडू विजय जो है दक्षिण विजय की कुंडी थी, यह अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब मुगल जो है वो दक्षिण भारत पे आक्रमण कर रहे थे, विजय कर रहे थे, तो उस समय अमीर खुसरो का कहना था कि अगर मांडू पे विजय कर लिया गया तो समझिए पूरा दक्षिण भारत अपना हो गया, यानी पूरा दक्षिण भारत पे विजय हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? खिद्र खां के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है दिल्ली सल्तनत पे शासन किए थे सैयद वंश, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? जो अकबर का विचार था सुलह ए कुल, इसका आशय क्या था ये आपको बताना है। इसका आशय था सार्वभौमिक शांति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सार्वभौमिक शांति इसका आशय था। चलिए नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? भारत में कौन सा स्थान था जो पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो देखिए पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे कालीकट बंदरगाह पे आए थे, प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित जरूर किए थे,
लेकिन क्या हुआ था 1510 में जो है वह गोवा के जो पुर्तगाली जो थे वह गोवा को अपने कब्जे में ले लिए थे। ठीक है, आदिल शाह जो वहाँ के शासक थे उनसे। तो उसके बाद जो है गोवा तक या 1961 तक शासन करते रह गए, 1510 से 1961 तक शासन किए। और तब से इनका जो प्रमुख केंद्र है वह जो महत्वपूर्ण पुर्तगालियों का मुख्यालय बन गया वह गोवा ही बन गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। और पहले एक और बात, 1510 में कब्जा किए थे और 1512 में इन लोगों ने क्या किया कि अपना जो मुख्यालय है वो कोचिंग से हटा के गोवा में स्थानांतरित भी कर लिए थे। तो उसके बाद से गोवा में ही रह गया 1961 तक। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? भारतीय मूल का शासक पहला कौन था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पहला जो शासक थे वह थे हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद के निजाम। और ये हैदराबाद कहाँ से अलग हुआ था? मुगल से ही अलग हुआ था जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तृतीय मैसूर युद्ध जो है वह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था और एक काफी महत्वपूर्ण युद्ध था। हम लोग ना अभी तीनों बात करेंगे, चार जो हम लोग मैसूर है ना उसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1790 से 92। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग एक बात करें डिटेल में, तो जो मैसूर है, आपको पता है मैसूर कहाँ स्थित है? सबसे पहले देखिए मैसूर जो है ये है हमारा प्यारा भारत का मैप। दक्षिण भारत में यहाँ हुआ करते थे मराठे, यहाँ हुआ करते थे हैदराबाद के निजाम और यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता मैसूर। और ये तीनों में संघर्ष चल रहा था मैसूर को, क्योंकि मैसूर जो है वो बहुत तेजी से शक्तिशाली होते जा रहा था। ठीक है, पहले जो है चूड़ामन और नंदराज के द्वारा यहाँ पे, नंदराज माफ कीजिएगा, नंदराज और देवराज यहाँ के शासक हुआ करते, यहाँ का मंत्री हुआ करते थे। धीरे धीरे जो है वो मराठों का लगातार 1700 जो है लगातार 1759 से लेकर 60 तक लगातार आक्रमण हुआ इस पे। उसके बाद मैसूर जो है हैदर अली शासन में आया। हैदर अली पहले सिपाही हुआ करते थे मैसूर का, हैदर अली सामने आए। और हैदर अली जो है जब एक बहुत महान और एक प्रतापी शासक बन गए तो उसके बाद अंग्रेज का नजर इस पे पड़ा। अंग्रेज का, और हाँ अंग्रेज का नजर क्यों पड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। उस टाइम जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है काफी चर्चा में था। वह पूरा दुनिया पे आक्रमण, मतलब बहुत एक जो है प्रतापी और एक बहुत ही शक्तिशाली एक शासक माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध जो था वह किससे था? वह था मैसूर से। इन लोगों के पत्र के थ्रू टीपू सुल्तान का बात हुआ करता था, हैदर अली का बात हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट से। और नेपोलियन बोनापार्ट अंग्रेज के बहुत खिलाफ थे। किसके? अंग्रेज के खिलाफ थे। जहां भी अंग्रेज मिलता था उसको बिल्कुल मार दिया करते थे। तो अंग्रेज को ये डर था कि कहीं पत्र से बात करते करते नेपोलियन बोनापार्ट का आक्रमण न एक करवा दे ये मैसूर वाले, और यहाँ से जो ब्रिटिश है उसको बिल्कुल खत्म ना करवा दे मैसूर वाले नेपोलियन बोनापार्ट से बात करके। यही डर सबसे ज्यादा था और यही इसी के कारण जो है वह जो अंग्रेज वो चाहते थे कि किसी तरह मैसूर को अपने कब्जा में ले ले। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, चौथा आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान के बीच इसी पे हुआ, इसी आरोप से कि जो यह आरोप लगा दिया गया कि जो है वह भारत का मैसूर जो राज्य है, प्रांत है, जो है वह बाहरी जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहा है, पत्र से बात कर रहा है, इसके कारण इस पे इसी का आरोप लगा के चौथा आंग्ल में जो है मैसूर युद्ध भी हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, 1799 से 1801 ईस्वी तक वो चला था। और सॉरी 1799 तक चला था, 1799 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो चलिए ये हम लोग कहाँ बात कर रहे थे इस पे। तो इसमें क्या हुआ ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आप देखें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अगर आप बात करें तो क्या हुआ, पहले जो है यह है मराठा। ठीक है, यह है मराठा और यह हैदराबाद के निजाम। तो ये लोग ने सबसे पहले क्या किया, शुरुआत में मराठा और हैदराबाद ने गठबंधन बना लिया मैसूर के साथ, और बीच युद्ध में जो है वह चले गए अंग्रेज के साथ मिल गए। तब भी हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली जो है वह अंग्रेज को हरा दिया। और फिर उसके बाद संधि हुआ और संधि के बाद हुआ कि जो जो जीता हुआ क्षेत्र है वापस कर दिया जाए। फिर सेकंड में जो है वो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। सेकंड में आंग्ल मैसूर युद्ध में भी जो मराठा और निजाम थे वह हैदर अली के साथ आए। और फिर उसके बाद हैदर अली के साथ जब आए तो इसमें क्या हुआ, हैदर अली के साथ है और फिर इसमें जो है वह अब बीच युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिल गए, धोखा दे दिए तब। लेकिन इस समय जो है सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ,
जो हैदर अली थे, हैदर अली का युद्ध में घायल हो गए थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बीच युद्ध में टीपू सुल्तान की एंट्री होता है, टीपू सुल्तान की एंट्री होता है, और टीपू सुल्तान क्या किया, अंग्रेजों को दे धड़ाधड़ मार पूरा खत्म कर दिया। इसके एक जो है वह जो इसका एक कमांडर था उसको गिरफ्तार भी कर लिया, और फिर संधि कर दिए, यानी अंग्रेज का लगभग लगभग पराजय हो गई थी, संधि करना पड़ा फिर। और फिर इसमें भी वही संधि हुआ कि दोनों का जीता हुआ क्षेत्र वापस हो जाए। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर होता है टीपू सुल्तान के बीच। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर होता है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और जो है टीपू सुल्तान जो थे वह एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाए थे मैसूर में, फ्रांसीसी की सहायता से। फ्रांसीसी से बहुत अच्छे संबंध हो गए थे, किससे, मैसूर का। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ये देख लिए मैसूर का। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है, और यहाँ पे आपको देखना है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1881 में। ऑप्शन सी, यहाँ पे सी हो जाएगा, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। फिर बोल रहा है कि कर्नवालिस संहिता अधिनियम कब लाया गया था, 1793 में लाया गया था। बंबई से थाने के बीच रेल कब चलाया गया था, 1853 में चलाया गया था। और मद्रास हार्बर की घटना कब हुई थी, 1881 में हुई थी। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1920 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में हुई थी। 1875 ईस्वी में बंबई में किसकी स्थापना हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार डैश थे। प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता माना जाता है, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है, रोजर बेकन को माना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था। हिटलर जो था वह युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में चित्रकार बनना चाहता था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी, चीन में जो है राजवंश के यानी चीन की क्रांति के नाम से जानते हैं, और 1911 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चीन में 1911 में क्रांति हुई थी राजवंश के खिलाफ। और ये वह दौर था भारत में जो 1911 के समय था, जो हम लोग बंगाल विभाजन के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे, बंगाल विभाजन को रद्द भी करा दिए, और हमारा जो राजधानी था वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे, और जॉर्ज पंचम यहाँ पे आए हुए थे दिल्ली दरबार लगाने के लिए, और उसी समय वही घोषणा की कि जो भारत की राजधानी होगी कलकत्ता से दिल्ली होगी। ये सब घोषणा करके उन्होंने गए थे, और बिहार को भी अन्य उसी इसी घटना में बिहार को जो है वह बंगाल से अलग कर दिया गया था। बिहार और उड़ीसा उस समय एक साथ हुआ करते थे, और बंगाल से अलग इसको किया गया। और फिर 1912 में जो है बिहार का स्थापना हो गया, और 22 मार्च 1912 को बिहार का प्रॉपर रूप से स्थापना हुआ है, और 1 अप्रैल से अपना कार्यकाल स्टार्ट कर दिया था। 1911 से संबंधित बस इतना ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए 1911 में जो एक और आपको बात बता दिया जाए, 1911 में पहली बार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी कांग्रेस की सभा में भाग लिया था। 1911 में जो राष्ट्रगान भी गाया गया था कोलकाता में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रगान जनगण मन जो है वह गाया गया था पहली बार। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है प्रणाली भारत में नवीनतम है। नवीनतम चट्टान प्रणाली भारत में कौन सी है, ये आपको बताना है। गोंडवाना जो है वह नवीनतम चट्टान की प्रणाली है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा प्रणाली है, अग्नेय है, सबसे पुराना अग्नेय प्रणाली है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय का स्थित है, किस हिमालय में स्थित है सियाचिन और हर्बर जो है हस्पर दर्रे बृहद हिमालय में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय, ये आपको याद रखना है। ये जो है हिमालय का ऐसे कंसेप्ट है। सबसे पहले कौन बना था, ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी ये जो है ये जो हिमालय है बृहद हिमालय और शिवालिक मध्य, इससे भी बहुत पुराना ये है ट्रांस हिमालय। ठीक है, कल के सेट में हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि ट्रांस हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है ट्रांस हिमालय से। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कौन सी है। तेल शोधनशाला जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कौन सी है, सार्वजनिक पूछ रहा है, तो जब सार्वजनिक पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा कोयली, और अगर प्राइवेट पूछे यानी ठीक है प्राइवेट कंपनी पूछे तो वह जामनगर हो जाएगा।
किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में देखी गई थी? 2011 में सबसे कम दशकीय वृद्धि किस धर्म में हुआ था? जैन धर्म में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक और सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे जलाशय दिया हुआ है और उसका राज्य दिया हुआ है, और कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। भवानी सागर ये तमिलनाडु में स्थित है, गांधी सागर हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में स्थित है, और भद्रा कर्नाटक में स्थित है। बिल्कुल सही, गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे हिमाचल दिया हुआ गलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा बाल श्रम यानी जो है प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था 1986 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? यानी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों के समस्त टकराव किस प्रश्न पे केंद्रित है, ये आपको बताना है। तो ये जो था ये कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला जो है वो कौन सा भारतीय रियासत है? और यह 1906 की घटना है, तो वह रियासत था बड़ौदा, ऑप्शन डी बड़ौदा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्होंने कारावास की सजा दी गई थी? प्रथम भारतीय कौन थे जिसे कारावास की सजा दी गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख आपको मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? जो फतहुल मुजाहिदीन के लेखक हैं टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जो इनके बारे में हम लोग अभी देखे थे। 56 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिक, I फॉर इंटीग्रेटर, और A फॉर एंड C फॉर कंप्यूटर होता है। तो इसमें कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिक, इंटीग्रेटर, एडवांस बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नेवर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिक, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बिल्कुल, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए, क्या चाहिए? आवश्यक इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए IP एड्रेस चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। IP एड्रेस से ही इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और IP एड्रेस से ही पता लगाया जाता है कि कौन आदमी किस जगह से, किस लोकेशन से क्या चीज गूगल पे सर्च कर रहा है या कहीं भी। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से किसको जानते हैं? मैसूर को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? वह है एमिल जेनिंग्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है, और ये यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है? यह है मेघालय में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह एक पेड़ होता है, और उसी के पेड़ के जो लत्ता होता है जो उससे निकलते रहता है ताना, उसी के ताना से ये लोग जो नदी है उस पर ब्रिज बना देते हैं, ठीक है। काफी यूनिक लगता है, बहुत ही गजब का एक कंसेप्ट है, ये यूनेस्को में भी शामिल किया है, पूरा दुनिया इसकी दीवानी है कि ये क्या गजब का मस्त पेड़ है भाई बनाया गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया था? देखिए 3 बार अभी तक जो है ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है, ठीक है। एक प्रथम विश्व युद्ध के समय और 2 बार द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो आप प्रथम विश्व युद्ध कब का यहाँ समय है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ 36 है, तो द्वितीय विश्व युद्ध इस समय हुआ नहीं था। 1948 के समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए, 1916 में प्रथम विश्व युद्ध था, 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध था, और 1944 में भी द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था। तो 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। यहाँ पे पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन सी है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है? वह है रानी रामपाल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसकी शुरुआत हुआ था 2020 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? कोफी अन्नान किस जो है अफ्रीकी देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। यह घाना से संबंधित है, ठीक है, घाना से। वर्तमान में जो एंटोनियो गुटेरस है कहाँ से संबंधित है, ये आपको बताएगा किस देश से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय का सही मेल को दर्शाता है। संगठन और उसके मुख्यालय को मेल को सही जो है वह दर्शाता है, ये आपको
जो है वो बताना है। WHO का हेडक्वार्टर पेरिस में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। WHO का हेडक्वार्टर पेरिस में नहीं है। ये कहाँ पे है? आपको कमेंट करके बताना है WHO, क्योंकि बहुत इजी है, ये लगभग सबको पता होता है। आप कमेंट करके बताइए। पेरिस में हम बताते हैं कहाँ का, यूनेस्को का है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, और FATF का। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है। पेरिस ओलंपिक भी हो रहा है 2024, जो बहुत न्यूज में है। आपको पता है इसमें 28 सदस्यीय टीम बनाया गया, जो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जिसकी अध्यक्षता जो है नीरज चोपड़ा करेंगे। ठीक है। अच्छा, ध्वजवाहक कौन कौन होंगे? एक महिला है ध्वजवाहक में और एक पुरुष है। तो आपको नाम बताना है, महिला और पुरुष दोनों का नाम आपको कमेंट में बताना है। बाकी गेट का जेनेवा में है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है, इसरो ESRO, ठीक है, यहाँ पे ISRO नहीं, ये दूसरा चीज है। ESRO इसका ब्रुसेल्स में है, या जो है वह तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 65 का। उस विज्ञापन जो संगठन और उसका मुख्यालय का जो है वह सही मेल को दर्शाता है, सही मेल को दर्शाता है। यानी जो है इसमें तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, माफ कीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि सही मेल को दर्शाता है, उसको चयन करना है। यानी जो है इसमें एक जो है वह सही होगा और बाकी जो है वह गलत होगा, और इसमें सही ऑप्शन बी ही है केवल। कौन सा सही है? ऑप्शन बी ही केवल इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, बाकी जो है ऑप्शन ए सब गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो गेट का जो हेडक्वार्टर जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 के सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 2 किसमें है? ए और बी में है, तो ए और सी में है, तो बी और डी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको काट दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 किसमें है? ठीक है, बी का 1 इस दोनों में है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी का 4 किसमें? सी का 4 जो है इसमें है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी का 4। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो डी का 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 जो है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? कामरुल हसन के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? धूम्रपान मुक्त राज्य भारत का पहला वो कौन सा है? वह है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बल का परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? न्यूटन के गति के कौन से नियम जो है उसे बल का परिभाषा आती है? तो पहले नियम से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। गतिकी के जो प्रथम नियम है उससे क्या संरक्षित होता है? उससे ऊर्जा संरक्षित होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र का वह भाग जिसपे प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1 पॉइंट, हाँ, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ भी माइनस है और ऊपर भी माइनस है। ठीक है, 72 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने वाला सोडा, धोने का सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2 और CO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए हुए कूट से आपको बताना है। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है। तो एसिटिक एसिड किसको? सिरका को बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरका को बोलते हैं। बी का 4 किसमें है? बी का 4 जो है बी और, तो ए और डी में है, तो बी और सी ऑप्शन काट दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको पता है दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो ए का 3 किस में है? ए का 3 जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 74 का डी हो जाएगा। फिर बोल रहा है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में? नींबू में होता है। और फिर बोल रहे ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड दुर्गंध मक्खन में होता है, तो यहाँ पे ए डी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। 75 का डी राइट आंसर हो जाएगा। जड़ें विकसित होती है, जड़ें किससे विकसित होती है? यह मूलांकुर से विकसित होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या 20 जोड़ी होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है
कि प्लेग मतलब जो है वो प्लेग किससे फैलता है। प्लेग जो होता है वो कवक से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है, प्लेग जो है वो कवक से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है, प्लेग कवक से फैलता है, ठीक है। एड्स जो किससे फैलता है, एड्स जो है वो विषाणु से फैलता है। तो यहाँ पे ए का 2 और बी का 3 हो जाएगा। फिर बोल रहा है गंजापन, गंजापन किससे फैलता है, तो गंजापन जो है वह प्रोटोजोआ से फैलता है, तो सी का 1 हो जाएगा। फिर बोला मलेरिया किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है, तो सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। 2 3 1 4, 2 2 3 1, हाँ 2 3 1 4, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। 2 3 यहाँ पे गंजापन किससे फैलता है, तो गंजापन जो होता है वह जीवाणु से फैलता है, बिल्कुल से। अरे थोड़ा सा, गंजापन जीवाणु से फैलता है और मलेरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ से फैलता है। तो 4 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 78 का क्या आंसर हो जाएगा, 78 का बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमने लिख देता है जो गंजापन होता है, गंजापन जीवाणु से होता है, गंजापन जीवाणु से होता है, ठीक है। और जो मलेरिया होता है, या मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है। प्रोटोजुआ किस प्रोटोजुआ से होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, प्रोटोजुआ से होता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है। यानी गर्मी तापमान और ऊर्जा से रिलेटेड हम लोग भौतिकी के किस शाखा में अध्ययन करते हैं, आपको बताना है। तो उसे हम लोग देखिए ऊष्मा के बारे में, ये भी ऊष्मा से संबंधित है, गर्मी तापमान भी गर्म ऊष्मा से संबंधित है, ऊर्जा भी ऊष्मा से संबंधित है। तो ऊष्मा प्रवैगिकी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह होगा जो निर्वात में अगर सरल लोलक जो कंपन करता है तो वह क्या होगा, वह विरामावस्था में होगा, बिल्कुल नहीं। समान आयाम के साथ कंपन करेगा परंतु समय के साथ आवृत्ति घटेगी नहीं बढ़ेगी। समान आवृत्ति के कंपन करेगा परंतु समय के साथ आयाम घटेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे समय आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको 4 कथन दिया हुआ और इस कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक। बोल रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। नेक्स्ट बोल रहा है सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन शायद कल भी आया था, कल के सेट में भी सेम क्वेश्चन था। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल के होते हैं, ये तो सही है। फिर बोल रहा है दूरदर्शक की अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है, ये भी सही है। दूरदर्शक का आवर्धन उसके अभिदृश्य की फोकस दूरी से बढ़ने के साथ बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या होता है घटता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर बोला सूक्ष्मदर्शी वो आवर्धन इसके अभिदृश्य की फोकस दूरी से बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये भी नहीं, यहाँ पे तो बढ़ता है ना, यहाँ पे ये बोल रहा है घटता है, ये घटता है, ठीक है। यहाँ पे जो अभिदृश्य का फोकस दूरी जो है वो दूरी के बढ़ने के साथ घटेगा, लेकिन ये सही है, ठीक है। जो स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 3 सही है, ये बढ़ता है लेकिन जो नीचे वाला स्टेटमेंट है इसमें घटेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 सही है, बाकी 4 नंबर स्टेटमेंट गलती है। यहाँ पे सही पूछ रहे थे 1 2, बिल्कुल यहाँ पे 1 4 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 81 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। यानी बाकी जो 3 ऑप्शन सही होगा, एक गलती होगा। द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन आबंध मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जल का उच्च क्वथनांक होता है, बिल्कुल सही है। जल की उच्च गलन उष्मा होती है, ये भी सही है। जल एक अद्रवी अध्रुवीय अणु है, बिल्कुल नहीं, इसमें यह ध्रुवीय अणु है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। गामा क्षय से यानी अगर कोई नाभिक है इसमें गामा क्षय हो जाएगा, यानी जो गामा किरण निकल जाएगा, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नाभिक के द्रव्यमान संख्या बदलती है और जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा, नाभिक का द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका जो है परमाणु क्रमांक बदलती है, परमाणु क्रमांक में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं, बिल्कुल नहीं। ना तो नाभिक के द्रव्यमान संख्या बदलेंगे, ठीक है, और ना ही परमाणु संख्या बदलेंगे, ये सही है। क्योंकि ये ना बिल्कुल गामा किरण क्या होता है, वो ये है कि बिल्कुल ना इस पे कोई चार्ज होता है, ना कोई द्रव्यमान, ना कुछ होता है, तो इसमें क्या ही चेंज करेगा यार, लेकिन बहुत पावरफुल भी होता है गामा किरण, ठीक है।
चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के जो है वह कूट प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है, NaOH है। NaOH क्या है, एक प्रबल बेस है। प्रबल बेस मतलब क्या हुआ, प्रबल जो है वह क्षार है, ठीक है। तो प्रबल जो है वह बेस है, ठीक है, क्षार है। तो यहाँ पे ए का क्या हो, यहाँ पे क्षार है, अल्कली क्षार है ये, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, जहाँ ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो यह प्रबल अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 2 और डी का 1 इस दोनों में है, तो यहाँ पे सी डी को काट दीजिए। फिर बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्षार है, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो है एसिटिक एसिड क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, तो सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का क्या हो जाएगा, एक, और ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पांडशिलिक कहा जाता है। पांडशिलिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, एस्पाइरोगाइरा को कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होती है। डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति जो होती है वो किस अवस्था में होती है, वो अंतर अवस्था में होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से किस विटामिन को जानते हैं, विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपतृण यानी खरपतवार को उपयोगी पाया जाता है। कौन सा जो खरपतवार उपयोगी है, जो जल प्रदूषण को, जो औद्योगिक से जो स्राव होता है यानी औद्योगिक यानी उद्योग से जो कचरा निकालता है, उससे जल प्रदूषण होता है, उसको रोकने के लिए जो है वह सहायक यानी उपयोगी माना जाता है, ये आपको बताना है। तो यह है जो है वो कौन कौन सा है, वो पार्थेनियम और हार्थी घास होता है, ये दोनों होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 1098 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र यानी मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। जब भी मतलब बोल रहा है कि 1097 से 1098 ईस्वी में जब बिहार के तिरहुत यानी मिथिला क्षेत्र में जब कर्नाट वंश का स्थापना हुआ था, उस समय पाल शासक कौन थे। अब बोलेंगे इसमें पाल शासक का क्या रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। पाल वंश कहाँ पे थे, बंगाल में थे, और बंगाल और बिहार ये सब कहाँ था, बंगाल बिहार उड़ीसा तो एक ही में था ना। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये मिथिला है यहाँ के क्षेत्र में और ये बंगाल बिल्कुल पास में है, तो वो प्रभाव थोड़ा बहुत रहता है। तो पाल वंश के शासक उस टाइम कौन थे, ये आपको बताना है, तो वह रामपाल थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना किस घटित हुई थी। जो पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना किस वर्ष घटित हुई थी, 11 अगस्त 1972 को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिहार क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट होगा ही। तो 94,163 वर्ग की किलोमीटर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर कब का संबंध किससे है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो उसका संबंध राष्ट्रीय आय में वृद्धि से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के संस्कृति पे हुआ। इस आयोग का गठन कब हुआ था, इस आयोग का गठन 1951 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी, ठीक है। 93 गठन का बात पूछ रहा है ना इस आयोग, अरे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा ही क्वेश्चन गलती होता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग का गठन कब हुआ था, आयोग का गठन कब हुआ था, यह हो जाएगा 1950। लेकिन जब योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन 1951 में हुआ था। तो ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसका 1950 राइट आंसर हो जाएगा। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। योजना काम और उत्पादन का नारा था 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा है, एम एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है, तो उस अवस्था में को क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आधुनिक बैंक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आधुनिक बैंक का विकास सर्वप्रथम जो है नीदरलैंड में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में पहला बैंक कब खोला गया था? 1880 में। और उस बैंक का नाम क्या है? नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है बहुत डिटेल में देखे, क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन को करेंगे तो 5-6 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो उतना तो फिर बोरिंग लगने लगेगा आप लोग को भी। हम लोग आगे चल के जो इनका सर का 50 क्वेश्चन वाला जो टेस्ट होता है उसमें बहुत डिटेल में करते हैं, तो हम लोग उसको लेके आएंगे, उसको बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये तो टेस्ट सेकंड था, टेस्ट थर्ड कल आएगा, तो आप लोग इस पे अपना प्यार बनाए रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।